हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 10। उसमें कुछ हमने थ्योरम देखे थे, परिमेय देखा था 10.1, 10.2, उससे एक दो रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो आज हम देखेंगे परिमेय 10.3, जो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 10.2 है। ठीक, वो देखेंगे, साथ में बचे एक दो उसके ऊपर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक, इस तरह से आज वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, 15-20-25 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, उसके बाद एक सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितना भी चैप्टर में है सब कुछ क्लियर होने के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे और एनसीईआरटी कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद घर पे आप एनसीईआरटी खुद ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट आधे क्वेश्चन तो हो भी गए होंगे आपके। ठीक है, जैसे 10.1 हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए होंगे उसके। ठीक, तो आज थोड़ा सा हंसी मजाक कम करूंगा क्योंकि थोड़ा मूड ऑफ है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 था। ठीक है, ये उसका लेक्चर 2 है, चैप्टर 10 का लेक्चर 2। ठीक, इसमें बात करने वाले हैं हम परिमेय 10.2। किसकी? परिमेय 10.2, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक, तो ये परिमेय क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक वृत्त है, परिमेय में कहना क्या कहता है कि अगर मेरे एनसीईआरटी में देख सकते हो परिमेय में बोला क्या है, इसका लैंग्वेज पूरा। ठीक है, मैं समझाता हूँ, लिखने में टाइम खराब होगा। अगर मेरे पास एक वृत्त है, उसका केंद्र अगर मैं सी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? सी मान लेता हूँ। ठीक, तो इसके बाह्य बिंदु से, ये मेरा कोई बाह्य बिंदु ए है। ठीक, इसके बाह्य बिंदु से वृत्त से होने वाली स्पर्श रेखा। ठीक है, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा जा सकती है? 2 जा सकती है सिर्फ, एक ये और एक ये। ठीक, एक बाह्य बिंदु से सिर्फ 2, बाह्य बिंदु मतलब बाहर का बिंदु जो होगा बाहर होगा। ठीक है, वृत्त से बाहर होगा। ठीक, तो ये मेरा बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है, किसी एक बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है, तो इसको मैं मान देता हूं P है और यहां मैं बोल देता हूं क्या है, ये Q है। ठीक है, P है, Q है। तो हमें इस परिमेय में ये सिद्ध करके दिखाना है कि एक बाह्य बिंदु से बनने एक वृत्त पे बनने वाली स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये सिद्ध करना है AQ बराबर होगा AP। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। अगर आपने छठा चैप्टर तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी इस पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक, बट ऑफलाइन तो करा रखा है मैंने। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। वृत्त की क्या होगी? त्रिज्याएं होती। और हमने क्या नाम है, पहला जो थ्योरम देखा था परिमेय 10.1, तो हमने ये देखा था कि जो स्पर्श रेखा से वृत्त की त्रिज्या होती है वो लंबवत होता है। मतलब लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये हमने थ्योरम 10.1 में देखा था पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वहां जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलने वाला है उसका। ठीक, यहां से हम इसको मिला देते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक, चलो बात करते हैं हम त्रिभुज। अगर इसकी बात करें CQA, किसकी बात कर रहा हूं मैं? CQA। अगर इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं और एक त्रिभुज ये ले लूं मैं CPA। ठीक है, ये 2 त्रिभुज ले लेता हूं मैं, एक लेता हूं CQA और एक CPA। ठीक, 9वीं क्लास में पढ़ भी रखा हुआ ऐसे कैसे करना है इस चीजों को। तो आप देखेंगे कि एंगल कोण CQA बराबर होगा कोण CPA। देखो CPA मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये तो बराबर। अच्छा जी, अगर आप देखो CA दोनों में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज के अंदर भी CA आ रहा है, इस वाले त्रिभुज के अंदर भी CA आ रहा है, तो CA दोनों में आ रहा है, तो इसको मैं कह सकता हूं CA क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, उभयनिष्ठ रेखा है। बहुत बढ़िया जी। अगर आप ध्यान दो कि CQ और CP भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्यों? क्या है, ये वृत्त की एक त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। यहां से कह सकता हूं मैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो मैं, अगर आपने 9वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो 10वीं क्लास में अगर आपने कहीं छठा चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये पता होगा जब किसी एक त्रिभुज के अंदर एक कोण बराबर हो जाए, 2 रेखाएं बराबर हो जाए, तो इसको मैं कह सकता हूं एंगल साइड सिमिलैरिटी। यहां से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज CQA समांसम होगा त्रिभुज CPA। कैसे कह रहा हूं मैं? एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, सॉरी साइड एंगल साइड। एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर है, 2 भुजाएं बराबर है, तो SAS से कह सकता हूं कि दोनों क्या होंगे? सर्वांसम होंगे। अच्छा जी, जब 2 त्रिभुज आपस में सर्वांसम होते हैं, 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो उसकी
भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यहां से मैं कह सकता हूं कि QA बराबर होगा PA, किससे, बाय CPCT से। किससे, CPCT से। थोड़ा बहुत आपने 9वीं क्लास में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो इसको एज इट इज समझ लीजिए। ठीक है, अगर दो त्रिभुज आपस में समांतर होती हैं तो उनकी भुजाएं भी आपस में ये बराबर होंगी। ठीक, अच्छा जी, ये हो गया हमारा थ्योरम परिमेय खत्म, ये परिमेय खत्म हो गया। लेकिन अगर आप यहां से हम दो तीन चीजें और कॉमन निकाल सकते हैं, बातें निकाल सकते हैं। जब दो त्रिभुज माफ करना, जब दो त्रिभुज आपस में समांसम होते हैं, मतलब सर्वांसम होते हैं, तो ये भुजाएं तो बराबर होती है, साथ में जो कोण होते हैं ना ये वाले, ये कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कोण QAC ये वाला x वाला कोण, ठीक, बराबर होगा कोण CAP ये y वाला कोण, दोनों बराबर होंगे। किससे, CPCT से कह सकता हूं। ये पूछा नहीं है, परिमेय तो यही खत्म हो गया, और इंपॉर्टेंट परिमेय एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, परिमेय तो यही खत्म हो गया, तो कह सकता हूं CPCT से क्या होगा, ये बराबर होगा। अच्छा जी, एक बात ये याद रखना, वैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। इसको मैं अगर W और इसको मैं Z बोल दूं तो कोण QCA बराबर होगा कोण ACP, मतलब W और Z बराबर होंगे आपस में। ये भी किससे कह सकता हूं मैं, CPCT से। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ त्रिभुज बन के आ रहा है, हमारा एक चतुर्भुज बन के आ रहा है। ये A है, ये मेरा Q, C और ये P, ऐसा कुछ बन के, इसमें ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, ऐसा कुछ बन के आ रहा है। इस चीज को बाहर निकाल दूं तो, ठीक, बीच वाला लाइन हटा दूं तो, अब आपको ये पता होगा कि अगर मैं एंगल C, इस वाले कोण की बात करूं, इसको 1 दे दूं, इसको 2, इसको 3, इसको मैं 4 दे दूं, तो 1 + 2 + 3 + 4 किसके बराबर आएगा, 180 360 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। बहुत पहले आपने ये बात पढ़ रखी होगी। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, एंगल 2 और एंगल 3 कितने कितने 90 डिग्री के हैं। एंगल 2 और 3 कितने 90 के हैं। तो एंगल A1 + एंगल 3, सॉरी, इस 2 की जगह मैं 90 लिखूंगा, 3 की जगह मैं 90 लिखूंगा और 4 की जगह कुछ नहीं लिखूंगा, 360। तो 1 + 4 कितना आ जाएगा, 180। क्योंकि देखो 90 90 180, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 360 में से 180 माइनस करेंगे 180 बचेगा। ठीक, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल QCP, Q ये पूरा का पूरा C होगा और P, तो QCP बराबर होगा एंगल QAP। ठीक, सॉरी माफ करना जी, बराबर नहीं होगा, प्लस करके 180 के बराबर होगा ये। ठीक, यहां से ये बात मैं कह सकता हूं। तो ये दो तीन बातें अलग से मैंने बता दी, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका ये फायदा भी हम क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा, आज नहीं तो कल जब क्वेश्चन करेंगे उसमें पता लगेगा, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है इस चैप्टर की। ठीक है, उसके बाद चैप्टर भी खत्म। पॉज करके एक बार नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। आज थोड़ी एनर्जी लेवल डाउन है तो इग्नोर करना। ठीक, आई होप सो पॉज करके नोट कर लिया होगा। एक आसान सा थ्योरम है, एक आसान सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में से सिद्ध करो कि बड़े वृत्त की वह जीवा जो कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे, मेरे पास क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्त है। ठीक, देखो मान लो कि दोनों वृत्त है। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, दो वृत्त, मान लो ये मेरा पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। ठीक, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, दोनों का केंद्र क्या होगा, इसका भी केंद्र ये रहेगा, इसका भी और इस वाले का भी। बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र है C, इसको मैं अगर O नाम दे दूं, चलो O नाम देता हूं, तो छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र है O और बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र है O। मतलब दुनिया में जितने भी वृत्त हो, अगर उनका केंद्र एक ही चीज हो, जैसे कि हम मान लो 70-80 वृत्त बना दूं मैं, ठीक है, मान लो 5-6 वृत्त बना देता हूं, ठीक है, मैं सबका केंद्र एक ही है, उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, जिसका केंद्र एक हो। चलो जी, क्या कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े, इसको गोला नहीं बन रहा है, चलो दोबारा ट्राई करता हूं गोला बनाने की। थोड़ा ठीक है। ठीक, क्या कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है,
तो ये मेरा बड़ा वृत्त होगा, बड़े वृत्त की जीवा होगा, इसको मैं अगर नाम दे दूं ए बी, क्या नाम देता हूं, ए बी नाम देता हूं, तो क्या होगा, बड़े वृत्त का जीवा है ये, पहले वीडियो में समझा रखा है कि जीवा क्या होता है, ये सब क्या होता है बता रखा अच्छे से, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक, तो ये क्या होगा, जीवा होगा। ठीक, ये इसकी स्पर्श रेखा है, क्या है ये स्पर्श रेखा, इसको मैं पी नाम दे दूं, क्या नाम देता हूं, पी। स्पर्श एक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में क्या होता है, एक केंद्रक और एक रेखा के बीच में एक ही बिंदु जो होता है मेरा वो वैनिष्ट होता है, उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। इसके बीच में एक ही बिंदु वैनिष्ट होगा, पहले वीडियो में अच्छे से बता रखा है मैंने ये। ठीक, तो वहां से आप देख सकते हैं, तो ये होगा मेरा स्पर्श रेखा, इसको मैं बोल सकता हूँ त्रिज्या। ठीक, इसको मैं अगर ओ नाम दे दूं। ठीक, तो हमें इस ए बी की लंबाई बतानी है, क्या बतानी है, ए बी की लंबाई बतानी है। ठीक, अच्छा इसकी त्रिज्या दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, ये सिद्ध कीजिए कि समद्विभाजित करता है, हमें सिद्ध करना है कि जो मेरा एपी है, ये बिंदु पी है, जो स्पर्श बिंदु है, इस रेखा को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, इस स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करता है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए बी होगा, जो मेरा एपी होगा, या इसको बोल सकता हूं पी बी, कुछ भी बोलो, वो ए बी के आधा होगा, ए बी के हाफ होगा, तभी तो समद्विभाजित। हमें कहीं ना कहीं ये सिद्ध करके दिखाना है। अगर हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि एपी और पीबी बराबर हो, तब भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक, देखो कैसे होगा, तो यहां से पहले हम इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक, इन दोनों को मिला दिया हमने, ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या को मिलाते हैं तो लंबवत होता है, 5.10 यही कहता था। तो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं ए ओ पी तथा त्रिभुज की बात करूं मैं पी ओ बी, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं, इसमें आप देखोगे जो कोण है मेरा ए पी ओ बराबर होगा कोण बी पी ओ। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, दोनों कितने हैं, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, कह सकता हूं ये इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, दोनों बराबर जी, बहुत बढ़िया। ओपी बराबर होगा ओपी, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। ठीक, तो उभयनिष्ठ, कुछ चमक रहा है क्या आप लोगों को, कुछ चमक रहा है, ये देखो, ये क्या हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, दोनों क्या हो गए आपस में बराबर, तो यहां से मैं कह सकता हूं ओ ए बराबर होगा ओ बी, अब चमका। ठीक, इसको कह सकता हूं मैं त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक, यहां से जब देखो एक कोण बराबर हो गया, दो भुजाएं बराबर होगी, यहां से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज एपीओ सर्वांसम होगा त्रिभुज पीबीओ। ठीक, या बीपीओ, कुछ भी बोलो, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको। ठीक, इससे बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी से। ठीक, ये दोनों सर्वांसम हो गए। जब दो भुजाएं आपस में, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांसम हो जाती हैं, तो उनका एक तीसरी भुजा अपने आप आपस में बराबर हो जाती है। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांसम होती है, तो उसकी तीसरी भुजा जो होती है, ठीक है, जब उनकी भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एपी जो होगा किसके बराबर होगा, पीबी के बराबर होगा, किससे, सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी से कह सकता हूं ये बात, मेरा एपी किसके बराबर होगा, पीबी। चाहो तो आप आंसर को यहां छोड़ सकते हो, चाहो तो आप आंसर को यहां छोड़ सकते हो, नहीं तो एक स्टेप और कर लोगे, जो मेरा ए बी होगा किसके बराबर होगा, एपी प्लस में पीबी के बराबर होगा, एपी प्लस में पीबी के बराबर होगा, एपी की जगह मैं पीबी लिख सकता हूं, तो एबी किसके बराबर हो जाएगा मेरा, पीबी प्लस पीबी। ठीक, तो यहां से मेरा एबी किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ पीबी, तो यहां से पीबी कितना आ गया मेरा, एबी का आधा। इसका मतलब ये जो बिंदु पी है इस रेखा को समद्विभाजित करता है। आगे बात समझ में, आसान सवाल था, पॉज करके एक बार नोट करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लो। क्लियर है, चलो अगला सवाल करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आज का। आज छोटा वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक, लेकिन मजा इसमें आएगा, ये देखो तभी वो समझ में आएगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियो एक दूसरे के ऊपर वो होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक, तो एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। ठीक, मेरे पास एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त, इसका केंद्र O है। ठीक, इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, चलो उसको बाद में देखते हैं। ठीक, T एक ऐसा बिंदु है इसमें OT की लंबाई 13 तथा T एक बाह्य बिंदु है, T एक ऐसा बाह्य बिंदु है, T यहाँ पर एक ऐसा बाह्य बिंदु होगा जिसमें OT की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, देखो मुझे पता कैसे लगा कि बाहर होगा, इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसने बोल दिया T एक बिंदु है जिसमें OT की लंबाई कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वृत्त से बाहर है, इसका मतलब क्या है, वृत्त से बाहर है। तो OT की लंबाई कितनी, मैं यहां लिख देता हूं 13 सेंटीमीटर, कितनी है, 13 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया जी।
कमाल हो गया नहीं। AT की लंबाई, और इसको किसी बिंदु E पर काटती है, वृत्त को OT जो रेखा है वृत्त को किसी बिंदु E पर काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आता है, ठीक। E पर प्रतिच्छेद करती थी, यदि AB वृत्त की E पर बिंदु स्पर्श रेखा है, ठीक है, AB एक स्पर्श रेखा है, किसकी, बिंदु E पे AB एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, मतलब जो स्पर्श रेखा है बिंदु A पे मिल रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो यहाँ से मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ, AB, ठीक, इसको मैं AB नाम देता हूँ, ठीक। तो AB की लंबाई ज्ञात की थी, तो मुझे इस AB की लंबाई ज्ञात करना है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, तो कैसे होगा ये। तो एक काम करता हूं मैं, और इसने बोल रखा है कि जो मेरा ये होगा ना, कहाँ गया, तथा OT वृत्त को E पर प्रतिच्छेद करती है, यदि AB वृत्त के E बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, AB की लंबाई। तो कैसे होगा ये, तो एक बार इसको यहां से मिला, चलो T को यहाँ मान लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, T कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ से इसको बढ़ा, ठीक, ये दिया हुआ है फिगर, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, नहीं भी दे रहेगा तो बना लोगे पढ़ के। इसको मैं अगर P बोल दूं, इसको मैं अगर Q बोल दूं, ठीक, इसको मिला सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक, ये 90 डिग्री होगा, ये 90, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है ना जी, ये क्या है मेरा स्पर्श रेखा है, मैंने अपने मन से बना लिया, फिर ये तो फिगर में दे रखा नहीं देगा तो अपने मन से बना सकते हैं। और हमें बताना है AB की लंबाई, क्या बताना है, AB की लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, देखो कैसे होगा ये सवाल, ठीक। OT दे रखा मेरे को 13 सेंटीमीटर, OT कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, और यहां से मुझे पता है कि OE की वैल्यू कितनी है, 5। क्यों 5 क्यों है, क्योंकि क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो OE की वैल्यू कितनी है, 5। अच्छा जी, जब OE 5 हो गया तो OT देखो किसके बराबर है, OT बराबर है मेरा OE प्लस में ET, इसके बराबर है। OT की वैल्यू पता दे रखी है मेरे को 13, कितनी दे रखी है, 13, OE की वैल्यू 5 है प्लस में ET, तो ET कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से, 13 माइनस 5, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 5 और ये पूरा 13, तो ये 8 ही तो होगा। अच्छा जी, कितना आ गया मेरा, ये 8 आ गया। कोई परेशानी हो रही है, ये भी 5 होगा, ये 5, तो ये भी क्या, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो कैसे करूंगा मैं इस सवाल को, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, OPT, क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये देखो, ये इसका क्या है, 90 डिग्री का कोण, तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। तो जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ठीक, जहां पे 90 डिग्री का कोण बना होता है वो आधार, और इसको कहते हैं ऊंचाई, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस रूल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, OT का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर मतलब PT का वर्ग जमा में ऊंचाई का वर्ग, इसके बराबर होता है, पाइथागोरस अंकल यही कहते थे, ठीक। तो OT कितना दे रखा मेरे को, 13, OT की लंबाई कितना दे रखा पेपर में, 13, उनका क्वेश्चन में 13, ठीक, OT कितना दे रखा है, 13। PT नहीं पता हमें, PT की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ठीक। OP की वैल्यू पता है हमें 5, तो 5 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, ठीक। PT हमें नहीं पता, 5 का होता है 25, ठीक। इधर आके 25 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 144 PT का वर्ग, तो यहाँ से PT कितना आ जाएगा, रूट में या वर्गमूल में 144, तो PT का मान कितना आ गया यहाँ से, 12 सेंटीमीटर। तो PT कितना आ गया मेरे को, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब ये देखो, ये क्या है, वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी, होंगी नहीं होंगी, PB और BE स्पर्श रेखाएं होंगी। इसका मतलब अगर ये x है तो ये वाला भी x होगा, होगा नहीं होगा, ये देखो ना, ये केंद्र है, ठीक, और यहाँ से एक लाइन जा रहा है, ये इसका त्रिज्या है, तो ये एक स्पर्श रेखा हुई। देखो ये क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ से एक लाइन जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक स्पर्श रेखा होगा। और हमने अभी थ्योरम से देखा था कि जो PB होगा वही BE होगा। यहाँ से मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को याद करने के लिए लिख सकता हूँ मैं, PB बराबर होगा BE, PB बराबर होगा BE, और इसको मैंने क्या x मान रखा, कैसे, थ्योरम 10.2 से कह सकता हूँ इस बात को मैं, 10.2 से इस बात को मैं कह सकता हूँ, परिमेय 10.2 यहाँ लिख देता हूँ मैं। और ये बात यहाँ पर भी लागू होगा, इसको मैं अगर y मान लूँ तो ये वाला मेरा y होगा, तो ये भी इसके साथ भी यही कहानी हो रही है, एक कोई बाह्य बिंदु है और यहाँ से इसके त्रिज्या वो खींचा गया है, ठीक, क्या खींचा गया, स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ QA बराबर होगा AE, ठीक, इसको मैंने y की इक्वल मान लेगा। कैसे कह रहा हूँ भाई मैं, ये परिमेय से कह रहा हूँ मैं, परिमेय 10.2 से कह रहा हूँ इस चीज को मैं। बात आ रही समझ में कैसे करना है।
अब देखो ये पूरा 12 आया है तो ये वाला कितना होगा, पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है 12 है, यहां से लेके यहां तक कितना है 12 है, मतलब ओटी की लंबाई कितनी आई है हमारी, पीटी की लंबाई कितनी आई है 12 आई है, ठीक। और ये एक्स है तो ये कितना होगा 12 माइनस एक्स होगा, 12 माइनस एक्स होगा नहीं होगा, ठीक। और ये वाला 90 डिग्री हो क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक। आ रहा समझ में कैसे करना है। अब देखो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं ई बी टी, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ई बी टी, ठीक। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं इसमें मेरा ये क्या है कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण, ठीक। तो बीटी का वर्ग बराबर होगा किसके वर्ग के, बीई के वर्ग के जमा में ईटी के वर्ग के, दोनों के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। पाइथागोरस रूल से ये कहते हैं। बीटी का मान कितना है 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स का वर्ग बराबर होगा बीई का मान कितना है एक्स, तो एक्स का वर्ग प्लस में ईटी का मान कितना है 8, 8 का वर्ग होता है 64, 8 64, 8 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखो फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर मतलब x का वर्ग माइनस में 2 गुणा में 12 गुणा में x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। बता रखा है पिछले वीडियोस में 8वें चैप्टर में अच्छे से बता रखा है या 9वें चैप्टर में, तो वहां से देख सकते हैं सब चीजों को। x का वर्ग प्लस में 64, ये सब बातें पता भी होंगी यार 10वीं क्लास में हो, ठीक। तो 12 का वर्ग होता है 144, x का वर्ग होता है x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24x इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 64। अच्छा देखो यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ से ये आके माइनस का x हो जाएगा, तो इस x से ये x कट सकता है, ठीक। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 144, ठीक। इधर आके माइनस का 64 हो जाएगा और ये माइनस का 24 इधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 80 आएगा, कितना आएगा 80, क्योंकि 144 में 64 माइनस होगा तो 80 बचेगा बटे में 24 आएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 80 बटे में 24, भाग दोगे तो आएगा 10 बटे में 3, कितना आएगा 10 बटे में 3, ठीक। अच्छा ये जो कहानी मैंने इसके लिए किया था वही कहानी सब कुछ इसके लिए भी होगा। अगर आपका सवाल ये 2 नंबर में आता है, अगर आपका सवाल 2 नंबर में आता है या 3 नंबर में भी आता है, कैसे करोगे सारा कहानी करने के बाद इसको मिटा दो, ठीक। इसको मिटा देता हूं मैं, ये सारा कहानी करने के बाद क्या करोगे आप, ये लिखोगे इसी प्रकार त्रिभुज किसकी बात करूं मैं, ई ए टी की बात करूं तो जो मेरा y का मान आएगा कितना आएगा 10/3 आएगा। बिल्कुल सेम कहानी है, बस इसमें x की जगह पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, सब कुछ वही है। इसका ही मान निकालोगे तो ये भी देखो 12 पूरा 12 आएगा यहाँ से यहाँ तक का, और ये कितना आएगा मेरा 12 माइनस y आएगा, ठीक। 12 क्यों आएगा, क्योंकि इसकी लंबाई वही है 13, इसकी लंबाई वही 5 है, 12 ही आएगा, ठीक है। करना घर पे ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा तो दोबारा सारा प्रोसेस करके देखना, सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक। तो हमें क्या चाहिए था AB का लंबाई चाहिए था, AB किसके बराबर है x प्लस y के बराबर है। ये देखो ना AB क्या है, ये x है और ये y है, तो x का मान कितना है 10/3 और y का मान कितना है 10/3, तो AB कितना हो जाएगा मेरा 20/3, ये मेरा आंसर है, ठीक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज पॉज करके इसको एक बार नोट करो, ठीक है। फिर भी तो वही लाइन हो ही गया, 23-24 मिनट हो ही जाता है, ठीक। चलो जी हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो 5 मिनट 10 मिनट में कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। वो बेवकूफ बनाने वाली बात होती है कि एक दिन में पूरा सिलेबस पूरा करो, 10 मिनट में पूरा एक चैप्टर खत्म, ऐसा नहीं होता है ना। फिर 10 मिनट में नंबर 10 मिनट लाइक आते हैं, ठीक। अगर आपको अच्छे से नंबर अच्छे मार्क्स सोच रहे हो तो पूरा देखना पड़ेगा, आधे घंटे की वीडियो बनते ही बनता है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है कि वृत्त सी एक त्रिभुज ABCD की भुजा है, एक चतुर्भुज, ठीक है। क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक। और इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। चलो एक पहले वृत्त बना लेता हूं, ठीक है, उसके बाद चतुर्भुज बनाऊंगा। क्या है, एक वृत्त है, ठीक। इस तरह का कुछ वृत्त दे रखा है, ठीक। क्या नाम है, ABCD, इस तरह कुछ वृत्त दे रखा है। और क्या बोला है, AB का जो मेरा वो होगा स्पर्श बिंदु होगा, क्या होगा क्रमश PQRS, AB का स्पर्श बिंदु P, BC का स्पर्श बिंदु Q, DC का स्पर्श बिंदु PQR और इसका S है। इसने क्रमश बोल रखा है, पहले लिखा था AB BC CD और DA,
कि स्पर्श बिंदु क्रमश पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है। ठीक, तो ये ए बी का पी, बी सी का क्यू, देखो नंबर भी लिखना पड़ेगा ये। ठीक, तो हमें क्या सिद्ध करना है, एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है ये भी। स्पर्श रेखा तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अवनमित कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। अरे यार आसान सवाल है। इसका क्या है, मान लेता हूँ केंद्र है ओ, मान लेता हूँ इसको, क्या मान लेता हूँ ओ। ठीक, ये क्या होगा, त्रिभुज चतुर्भुज की एक भुजा है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली है। ठीक, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली है। तो इसने क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का जो कोण होगा ना वो दो समकोण के बराबर होगा। इसका मतलब ये चतुर्भुज की एक भुजा है, इसका कोण, ठीक, और चतुर्भुज की दूसरी भुजा है, ये सम्मुख भुजा है, तो ये वाला कोण। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आना चाहिए। दो समकोण का मतलब क्या है, 180 के बराबर आना चाहिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल ए ओ डी प्लस में एंगल बी ओ सी किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, अच्छा जी, ये भी तो एक दूसरे के सम्मुख भुजा हैं, इसका मतलब एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल डी ओ सी किसके बराबर, 180 के बराबर आनी चाहिए। ये दोनों कहानियां हमें सिद्ध करके दिखानी है। अच्छा जी, तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा रचना करता हूं, इन बिंदुओं को मिला देता हूं। मैं क्या करता हूं, इन बिंदुओं को मिला देता हूं। इसको मैं कोण 1 दूं, इसको 2 देता हूं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 देता हूं मैं। ठीक, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज एस ओ ए, एस ओ ए ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज ए ओ पी, आज जितने क्वेश्चन करूंगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ए ओ पी, इन दोनों त्रिभुज की बात करूं मैं, तो अब देखो ध्यान से, ये वाला 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पे, ठीक है, और त्रिभुज से बने और त्रिज्या से बने कोण 90 डिग्री के होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए एस ओ बराबर होगा एंगल ए पी ओ के। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ए ओ दोनों में बराबर है। ठीक, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक, और क्या है, आपको पता होगा कि AP बराबर होगा AS के। क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु है, तो किसी वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा बनाया जाता है, दोनों लंबाई क्या होती है, स्पर्श रेखा की बराबर होती है। अभी थ्योरम स्टार्ट में कहते हैं इस लेक्चर के। ठीक है, तो वहां से कह सकता हूं मैं कि AP बराबर होगा AS के। ठीक, फिर मैं 10.2 से। ठीक, इसका मतलब त्रिभुज SOA सर्वांशम होगा त्रिभुज AOP। ठीक, त्रिभुज क्या होगा, सर्वांशम होगा। तो मैं सिंप्लिसिटी से कह सकता हूं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, CPCT से कह सकता हूं ये बात। ठीक, यही कहानी इस त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक, PAO और BOC के अंदर होगा। ठीक है, यही कहानी इसके इन दो त्रिभुजों के अंदर होगा, ये कहानी इन दो त्रिभुजों के अंदर होगा। ठीक, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल 3 किसके बराबर होगा, इसी प्रकार लिख के आगे कर सकता हूं। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर। एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर। और एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर। ठीक है, ये सारी कहानी लिख सकता हूं। अच्छा जी, इसको मैं समीकरण 1 2 3 4 दे सकता हूं। ठीक, ये चलता है एग्जाम में से लिखोगे तो। ठीक, यहां से देखो क्या होगा, मैं सारे कोणों को जोड़ दूंगा। अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो कितना आएगा, 360 के बराबर आएगा। क्यों 360 के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि चतुर्भुज के केंद्र पे बने सारे कोणों का योग कितना होगा, 360 होता है। ये बात पता होगी, ये सारा कोण मिला कितना आएगा, 360 आएगा। जहां जहां 1 है उसकी जगह में 2 है, वहां 1 लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। 2 की जगह में 1 लिख सकता हूं, तो एंगल 1 + एंगल 1। अच्छा जी, एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकता हूं, एंगल 4 + एंगल 4। एंगल 5 और एंगल 6 की जगह मैं 5 लिख सकता हूं, तो एंगल 5। और 7 की जगह में 7 और 8 की 7 की जगह में 8 लिख सकता हूं, 8 की जगह 8 रहने दो, 360 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5, 2 बार हो जाएगा ना ये, तो 2 एंगल 8, 360 के बराबर। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 5 प्लस में एंगल 8 किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 + एंगल 8 को पहले लिख रहा हूं मैं, एंगल 2 प्लस ये एंगल 4 होगा, माफ करना भैया। ठीक, कितना होगा, ये 4 होगा ना। एंगल
4 और एंगल 8, सॉरी एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 कितना हो जाएगा 180 के बराबर, क्योंकि 2 जाके इधर भाग में हो जाएगा। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 8 को क्या लिखता हूं मैं, AOD लिख सकता हूं। एंगल 1 और एंगल 8 दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, AOD आ जाएगा, ये वाला पूरा कोण आ जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं, एंगल AOD, और 4 और 5 को जोड़ूंगा तो मैं एंगल क्या आ जाएगा, BOC। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा 180 के बराबर। हो गया जी सिद्ध, हो गया जी सिद्ध। ठीक, यही करना था। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपने इस बार किसको हटाया था, 2 को हटाया था, ठीक है, 6 को हटाया था और 7 को हटाया था, इस बार इसको उल्टा हटा देना, उसमें क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा अगली बार में एंगल AOB प्लस में एंगल DOC बराबर हो जाएगा 180। दूसरे केस में ये आ जाएगा। ठीक, तो आई होप सो कर सकते हो इसको, बहुत आसान सवाल था, थोड़ा लेंथी था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो पॉज करके एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 30 मिनट हो चुका वैसे भी। ठीक है, मेरे साथ यही होता, सोचता हूँ 20-25 मिनट का बनाऊं, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ा रहे हो तो फिर अच्छे से पढ़ाओ, अदरवाइज मत पढ़ाओ। ठीक है, तो प्लीज ये 10-15 मिनट का वीडियो चक्कर में ना पढ़ना कभी आप। ठीक, बहुत डेंजरस होता है, लाइफ खराब कर सकते हैं आपके ये सब। अच्छा जी, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये और एक दूसरा। तो एक 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक, एक वृत्त है, ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो मान लेता हूँ मेरी क्या है, ये जीवा है। ठीक, इसको मैं क्या नाम दूं, नाम दे रखा है PQ बोल रखा है। तो PQ नाम की एक जीवा है, तो ये जीवा होगी, इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, पूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। चलो बात की बात लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, PQ कितना है, 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या देखिए 5 सेंटीमीटर। यदि बिंदु P और Q पर स्पर्श रेखाएं बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब अगर बिंदु P से एक स्पर्श रेखा निकालूं और बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा निकालूं, अगर बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा निकालूं तो किसी T पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक, किसी T पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो हमें क्या बताना है, करते हैं TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। TP की लंबाई, मुझे ये लंबाई ज्ञात करना है। कैसे होगा ये सवाल, अच्छा है, यहां से इसको मैं मिला देता हूं एक बार। ठीक है, इसको ये भी मिला देता हूं मैं, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, 5 है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 है। ठीक, ये कहानी है। अच्छा जी, मुझे क्या पूछा है, PT पूछा है, क्या पूछा है, PT पूछा है, कितना होगा, और इसको मैं अगर O मान लूं तो OP की वैल्यू मेरे को पता है, OQ के बराबर होगा, और दोनों 5 होंगे, ये सब चीजें हमें पता है। ठीक, तो कैसे होगा ये सवाल, इस बिंदु को अगर मैं E बोल दूं, देखो ये जब भी कोई केंद्र से कोई रेखा जाती है ना, तो जीवा को समद्विभाजित करता है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो मतलब ये पूरा 8 था, तो ये क्या होगा, 4 होगा, ये 4 होगा, इसका मतलब इसको मैं अगर S बोल दूं और इसको मैं R बोल दूं, ठीक है, तो जो मेरा PS होगा वो कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि पूरा 8 था, तो आधा कितना होगा, 4, और SQ कितना होगा, ये भी 4 होगा। ठीक, अच्छा जी, देखो कैसे होगा ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, किसकी, OPS, 90 डिग्री का होगा, OPS की बात करूं तो 90 डिग्री का होगा। इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण, मतलब OP का वर्ग बराबर हुआ किसके वर्ग के, इसके वर्ग जमा में इसके वर्ग के, मतलब OS का वर्ग प्लस में PS का वर्ग, दोनों के बराबर होगा। OP कितना है मेरे पास, 5, तो 5 का वर्ग, OS की वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, तो उसको OS रहने दूंगा मैं। PS की वैल्यू 4 है, तो 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 होता है, OS का वर्ग और 4 का वर्ग 16 होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 9, तो OS का वर्ग किसके बराबर है, 9 के बराबर, तो यहाँ से OS कितना आ जाएगा, रूट में 9, OS की वैल्यू 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3। अच्छा जी, तो इस पूरी दूरी को क्या मान लूं मैं, y मान लूं। अगर मैं लेट कर लेता हूं, माना ST कितना है, ये वाला यहां से ये दूरी कितनी है, ST कितना है, y के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से OT कितना हो जाएगा, 3 + y कितना हो जाएगा, यहां से लेके 3 और ये ST, 3 + y हो जाएगा OT। ठीक है, कैसे होगा ये सवाल, अब भी सोच के देखो, बड़े मजेदार सवाल है, ट्राई कर सकते हो, एक पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं कर रहा हूं, करूं, चलो जी आ गया, जिसका आगे कमेंट करना। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, PST, किसकी, PST, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, देखो कैसे होगा,
ये 90 डिग्री का इसके सामने वाला क्या होगा कर्ण, मतलब पीटी का वर्ग बराबर होगा एसटी का वर्ग प्लस में पीएस का वर्ग, इसके बराबर होगा नहीं होगा। अच्छा जी, अच्छा सवाल है। पीटी का वर्ग हमें नहीं पता, ठीक। एसटी की वैल्यू पता है क्या, एसटी की वैल्यू कितनी है वाई, एसटी की वैल्यू इसको छोड़ दो, एसटी रहने दो, ठीक। एसटी का वर्ग, पीएस की वैल्यू पता है हमें 4, इसको 4 का वर्ग 16 लिख सकता हूं मैं, इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक। अब बात करता हूं मैं त्रिभुज किसकी, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं त्रिभुज ओपीटी की, ओपीटी की, इसमें क्या होगा मेरा, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, इस बार ओपीटी में ये क्या है, ये वाला 90 डिग्री का है, तो ये कर्ण क्या होगा, ये वाला होगा। इसका मतलब ओटी का वर्ग बराबर होगा ओपी का वर्ग प्लस में पीटी का वर्ग, कितना होगा, पीटी का वर्ग। ओटी की जगह मैं क्या लिखता हूं, 3 + y लिख सकता हूं, तो 3 जमा में y का वर्ग, ठीक, 3 जमा में y का वर्ग। ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। पीटी की वैल्यू यहां से लिखता हूं मैं एसटी प्लस में 16, एसटी कितना है, y है, ठीक है, एसटी कितना है, y है। चलो मैं लिख देता हूं, पीटी की जगह मैं लिख दूंगा एसटी का वर्ग जमा में 16, ठीक। तो देखो यहाँ फॉर्मूला बनना है a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 3 का वर्ग प्लस में y का वर्ग प्लस में 2 गुणा में 3 गुणा में y, ये फॉर्मूला होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। 16 समीकरण, तो ये 25 हो जाएगा। st की जगह मैं y लिख सकता हूँ, y का वर्ग, क्योंकि st को मैंने y मान रखा है, ठीक, और प्लस में 16। ये कहानी यही खत्म, इसको यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो 3 का वर्ग होता है 9, y का वर्ग y, और ये कितना हो जाएगा 6y। इधर देखते हैं कितना है, 25 और 16 31 होता है, 25 और 16 41 होगा, कितना होगा 41 प्लस में y का वर्ग, ठीक। इधर देखो, इधर y का वर्ग प्लस है, इधर आके माइनस का होगा, दोनों कट जाएंगे आपस में, इसको मैं यही काट दूं, ठीक, इधर टाइम बचेगा। 9 को इधर लेके जाओ, 6y = में 41 माइनस 9, कितना हो जाएगा 6y, और 9 माइनस होगा तो कितना 32 बचेगा। 41 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 32, देख लेते हैं, हाँ 32 बचेगा, ठीक। 41 में से 9 माइनस करोगे 32, y कितना आ जाएगा मेरा 32/6, मतलब 16 दूनी 32, 16/3, तो y का मान कितना आ गया 16/3, मतलब पीटी का मान कितना आ गया मेरा, और सॉरी एसटी का मान कितना आ गया 16/3, ठीक है। हमें क्या निकालना था, पीटी निकालना था, क्या निकालना था, पीटी, तो यहाँ रख सकता हूं मैं, ठीक है। पीटी क्या होगा, यहाँ इसकी जगह रख सकता हूं मैं समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है। पीटी कितना आ जाएगा मेरा, पीटी का वर्ग बराबर होगा 16 एसटी का वर्ग, तो एसटी की जगह कितना रखूंगा मैं 16/3 और 16, ठीक, ये होगा। तो पीटी का वर्ग बराबर होगा 16 का वर्ग होता है 256, तो 16 गुणा 16 लिख दो ना, 16 गुणा 16/3 प्लस में 16 प्लस में 9 होगा, माफ करना जी, ऊपर भी वर्ग होगा नीचे भी वर्ग होगा, ऊपर से 16 कॉमन आ रहा है, कितना हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 16/9 प्लस 1, यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ से पीटी का मान आप निकाल सकते हो, 16 प्लस 9/9 वर्ग है सबके ऊपर, पीटी का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25 गुणा 16 कितना हो जाएगा 25 गुणा 16, तो 25 5 6 5 30, 3 12 3 15, 5 और 2 0 0 3 1 4, कितना आएगा 400, 400/9, ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो पीटी का मान कितना आ जाएगा वर्गमूल 400/9, ठीक है। 400 का वर्गमूल होता है 20, और 9 का वर्गमूल होता है 9 का वर्गमूल का होता है 3, ठीक है। तो पीटी का मान कितना आ गया 20/3। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। कुछ नहीं किया, पहले छोटा वाला त्रिभुज लिया, उसमें से मैंने ये मान ये 3 निकाल दिया, ठीक है, इसका मान निकाल दिया मैंने OS का, ठीक। उसके बाद मैंने ST को y मान लिया, एक बार मैंने ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया, छोटा वाला PST लिया, और एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इस बार मुझसे PT का मान पूछा तो मैंने ऊपर वाला लिया है, अगर मुझसे QT का मान पूछता तो मैं नीचे वाला लेता, ठीक। तो अपने समझ के ऊपर है, ये सब तो कर सकते हो आप, ठीक। तो इस तरह से ये लेक्चर खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब कल इसके जो बचे कुछ छोटे मोटे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो देख लेंगे, एनसीईआरटी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं वो सारे करेंगे, ठीक। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे भैया, ऑल द वेरी बेस्ट।